दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर हाईकोर्ट में मैराथन बहस चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ऑक्सीजन का आवंटन केंद्र ने किया तो सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही है। और ये बहस बत्रा अस्पताल की याचिका पर चल रही है। बत्रा अस्पताल का आरोप है कि आज भी वहां ऑक्सीजन की सप्लाई 1 घंटा देरी से हुई है, जिसकी वजह से मरीजों की मौत हो गई। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन संकट, इसी को लेकर अस्पताल कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं बार बार, और इस पर कोर्ट भी लगातार नसीहत दे रहा है। एक तरफ केजरीवाल सरकार को, यानी दिल्ली सरकार को, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी। नलिनी शर्मा, संजय शर्मा दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले नलिनी, कोर्ट की टिप्पणी पर मैं आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए नवजोत, अभी फिलहाल आइनॉक्स जो दिल्ली की एक बहुत बड़े ऑक्सीजन सप्लायर है, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताया कि उनके 4 टैंकर राजस्थान सरकार ने जब्त कर लिए हैं जो दिल्ली के लिए अलॉटेड थे, और वो दिल्ली तक पहुंच ही नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ये बोला है कि वो तुरंत ये चारों टैंकर राजस्थान सरकार से रिलीज करवाएं और दिल्ली के लिए रवाना करें। बत्रा अस्पताल ने ये भी आके हाईकोर्ट के सामने बोला है कि आज उनकी 12 बजे के करीब ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और उनकी ऑक्सीजन सिर्फ 135 1:30 बजे के बाद उनके पास पहुंची है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट उनके पास आज बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी वजह से ना ही उनके काफी पेशेंट्स की जाने गई हैं, पर एक डॉक्टर की भी मृत्यु हो गई है इस पूरे टाइम के दौरान जब उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल नहीं थी। तो हाईकोर्ट ने बोला है कि जो भी सारे इमीडिएट कंसर्न्स हैं, जो भी अस्पताल सारे याचिका लेकर पहुंचे हैं हाईकोर्ट, उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार तुरंत देखे कि कैसे ऑक्सीजन उन्हें तुरंत दी जा सकती है। और मीनवाइल उन्होंने ये भी मांगा है कि 1 अप्रैल से जो भी सारे मरीज भर्ती हुए हैं दिल्ली के अस्पतालों में, जिन्होंने ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उनकी सारी डिटेल्स भी हाईकोर्ट के सामने रखी जाए। बिल्कुल। संजय शर्मा, सियासत इतनी ज्यादा कि मरीजों को ऑक्सीजन मिले ना मिले, बाहर या फिर कोर्ट के अंदर, दोनों जगह पर केंद्र और राज्य भिड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को टिप्पणी करनी पड़ी कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कल दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि राजनीति आप इलेक्शन के लिए बचा के रखिए, अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में इंतजाम नहीं है, नाकाफी है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, हम 15,000 बेड करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन दिलाए। दिल्ली सरकार ने यह भी बोला कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें यहां पर बुलाया जाए और उनसे जवाब तलब किया जाए। फिलहाल के कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब हालात इतने भयावह और खराब हैं, तो क्या आपने केंद्र सरकार से कहा कि आपको सेना की मदद चाहिए? सेना इस समय काफी कुछ कर सकती है। सेना के तीनों अंगों के पास सफिशिएंट संसाधन है, क्या आपने उसके लिए गुहार लगाई है? फिलहाल गुहार नहीं लगाई। हो सकता है कि दिल्ली सरकार अब केंद्र सरकार से गुहार लगाए और ये कहे कि सेना की मदद की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। संजय, मैं लौटती हूँ, जरा इस पर आगे टिप्पणी आपसे चाहेंगे, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्या है जरा वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि कोरोना की चपेट में दिल्ली लगातार हालात खराब हो रहे हैं, कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ रही है। दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदारियों का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। कोर्ट में भी अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से ऑक्सीजन संकट को लेकर बहस चली तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें रोजाना ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, 15,000 अतिरिक्त बिस्तर का इंतजाम करना पड़ रहा है, लेकिन हमें ऑक्सीजन का संकट है। देखिए, दिल्ली सरकार ने कहा कि रोजाना संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा तो फिर आपने आर्मी एयरफोर्स की मदद क्यों नहीं ली? दिल्ली सरकार ने कहा कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, सवाल किया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि रोजाना संघर्ष करना पड़ता है, तो इसी पर फिर से कोर्ट ने कहा कि आप सेना की मदद ले सकते हैं कि आप अभी तक वहां पहुंचे, सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। सारे ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर दिल्ली सरकार को भी कोर्ट की नसीहत और केंद्र सरकार को भी कि आप कागजों में नहीं दीजिए, बल्कि उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। संजय शर्मा, हर दिन सुनवाई, लेकिन इस बीच आज भी जो कम से कम बत्रा अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी बात वहां पर रखी, बहुत दुखद है, जैसा कि मिलन भी बता रही थी।
जी हाँ, बिल्कुल। बत्रा अस्पताल, जितने अस्पताल कोर्ट में गए हैं, सारे लोगों ने अपनी व्यथा कथा कोर्ट को सुनाई है और ये बताया है कि किसी तरह से हमारे त्राहिमाम संदेश की तरह है उनकी दलीलें, लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर लगा रही हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हम जितना ऑक्सीजन दे रहे हैं, दिल्ली सरकार उतना उठा नहीं पा रही, इस्तेमाल नहीं कर पा रही। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे ट्रक जब्त किए जा रहे हैं, टैंकर जब्त किए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कह दिया केंद्र सरकार को कि आपकी जिम्मेदारी है, हरियाणा में, यूपी में जहां भी दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो टैंकर अटके हैं, उनको दिल्ली तक पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि एक और केंद्र सरकार, दूसरी ओर सप्लायर्स वो आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी सब एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं। मुश्किल में सिर्फ इस क्रॉस फायर में जनता परेशान है और किसी भी अस्पताल के आगे जाकर कोई भी आदमी जाकर इसको चेक कर सकता है कि आज तक जो आपको संजय मैं लौटती हूँ। चलिए, संजय मिलन दोनों हमारे साथ है, लेकिन इस बीच जो बत्रा अस्पताल की तरफ से आरोप लग रहा है वो भी आपको बता दें, ये बड़ा आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने बड़ा आरोप लगाया है। लगातार बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और इसकी तस्वीरें भी आ रही, लेकिन इस बीच 8 मरीजों ने दम तोड़ा। किस वजह से? क्योंकि उनको सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इंतजार करते रहे मरीज ऑक्सीजन का, वहां ऑक्सीजन सप्लाई सही समय पर नहीं हुई। बत्रा अस्पताल ने कहा है कि 8 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया, वहां पर ऑक्सीजन थी ही नहीं। बत्रा अस्पताल की ये सिचुएशन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि समय पर ऑक्सीजन वहां पर नहीं मिली और इसी वजह से दम तोड़ दिया। बार बार अस्पताल प्रशासन कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहे अपनी बात को लेकर कि ऑक्सीजन सिर्फ कागजों में ही लिखी गई है कि इतनी आवंटित की जाएगी, लेकिन सप्लाई के नाम पर कुछ नहीं होता। बार बार फोन करने पर, इंतजार करने पर, घंटों इंतजार करने पर वहां पर ऑक्सीजन पहुंचती है। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, ये बड़ा आरोप है, ऑक्सीजन पहुंची नहीं, 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, और ये आधिकारिक तौर पर यह आरोप बत्रा हॉस्पिटल ने लगाया है और साथ ही साथ अभी हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें भी इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि कुछ मरीजों की जान गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। तो ये बड़ी लापरवाही अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि अब से कुछ मिनट पहले ही ऑक्सीजन टैंकर पहुंच पाया है। जो बत्रा हॉस्पिटल आरोप लगा रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक उन्हें बिना ऑक्सीजन सप्लाई के काम चलाना पड़ा और इसी वजह से कई सारे मरीज जो कि वेंटिलेटर पे थे उनकी मौत हो गई है। बत्रा हॉस्पिटल का दावा है कि 8 मरीज कुल हैं जिनकी मौत हुई है। तो ये निश्चित तौर पर बिना ऑक्सीजन के इलाज का मामला, उसमें ये जान जाने का मामला। जी कुणाल, एक अपडेट चाहूंगी क्योंकि अभी मिलन ये भी बता रही थी कि इनमें एक डॉक्टर भी है। बिल्कुल, बत्रा हॉस्पिटल ने भी इसकी पुष्टि की है कि इन 8 मरीजों में से एक वहां पर काम करने वाले डॉक्टर भी हैं जो कि एडमिट थे और वहीं पर भर्ती थे, उनकी भी मौत हुई है। ऐसी जानकारी बत्रा हॉस्पिटल ने आधिकारिक तौर पर दी। नजर बना रखिए कुणाल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कुमार कुणाल जानकारी दे रहे थे। तो अस्पताल प्रशासन ने 8 मरीजों की मौत की पुष्टि की क्योंकि वहां पर सही समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। कोरोना के इस संकट काल में दिल को झकझोरने वाली और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यूपी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बिस्तरों के इंतजार में लोग दम तोड़ रहे हैं। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ना एसडीएम सुन रहे हैं, ना सीएम साहब सुन रहे हैं। सांसों के लिए संघर्ष करता एक मासूम और मदद को तड़पती एक मां। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। ये योगी आदित्यनाथ की यूपी का हाल है, जहां ऑक्सीजन का ऐसा संकट है कि कब किसकी सांसें बैठ जाएं कोई नहीं जानता। इस बच्चे के साथ भी ऐसी ही नौबत आ गई थी जब बेटे की जान बचाने के लिए मां को ऑक्सीजन प्लांट भागना पड़ा। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनके पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है ऐसी। ये वाकया ग्रेटर नोएडा का है। यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर की खुली बिक्री पर पाबंदी है, लिहाजा इस मां को डीएम से अनुमति लेनी पड़ी। ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन सवाल है कि इस देरी में अगर जान जोखिम में पड़ती तो इसका जिम्मेदार कौन होता।
मेरे बेटा का नाम शिवांग है और मैं बिसाड़े से हूँ। मैं 4 साल से अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी वैद्य से, तो घर पे आइसोलेशन था ये। इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ना एसडीएम सुन रहे हैं ना सीएम और साहब सुन रहे हैं। मैं 3-4 दिन से परेशान हूँ, ना मैं सोई ना बच्चा सोया। आज मेरा बच्चा मरने वाला है तो मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, खुद उनके पैर पकड़ूंगा, लेकिन इसकी स्थिति नहीं है। यूपी सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिस्तर और ऑक्सीजन का संकट लगातार बना हुआ है। सरकार कह रही है बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, कह रही है अस्पताल एडमिशन न दे तो कार्रवाई होगी। लेकिन ग्रेटर नोएडा में 38 साल की एक महिला की अस्पताल में चक्कर काटते काटते मौत हो गई। ये वीडियो नाकाम इंतजाम का सबूत है। ये जिम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा है। And this, her oxygen level is 36 and nobody is helping. जागृति गुप्ता को इलाज के अभाव में जान से हाथ धोना पड़ा। महाराजगंज के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हाथ सर पर रखकर इसलिए रोने लगे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालांकि महाराजगंज के जिला चिकित्सा अधिकारी सीएमएस इस दर्द की वजह काम का अधिक बोझ बता रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है, वीडियो आप देखे हैं हम आज सुबह, तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, थोड़ा टेंस रहे होंगे और कोई ऐसी बात नहीं। हर तरफ बेबसी और लाचारगी की कहानियां हैं। नोएडा में एक बेटे ने आईसीयू का बिस्तर अपने पिता के लिए खाली कर दिया, पिता के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस मामले के बाद भी अगर यूपी में इंतजाम दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है तो यकीन मानिए यूपी को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। ग्रेटर नोएडा से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। और इधर आज तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत भी हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण की शुरुआत की। लखनऊ वो पहुंचे। आपको बता दें कि यूपी में कुछ एक सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण होगा और ये वो सेंटर्स हैं जहां पर मामले सबसे ज्यादा हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। पहले चरण में हम लोग, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क का और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। तो आज से 18+ वालों की वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो अपने आप पर फिलहाल 18+ वालों को टीका नहीं लगा सकते क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं पहुंची है। इस बीच ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुणे, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और चेन्नई की, जहां पर 18+ वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में अब से थोड़ी ही देर पहले टीकाकरण की शुरुआत हुई है। पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज। शुरुआत हो चुकी है टीकाकरण की, लेकिन कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं वहां पर? देखिए, मैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर ही हूं। ये सामने हमारे अलनाज हैं। सबसे पहले आज इन्हीं का टीकाकरण हुआ है और इसके साथ ही मुंबई में
18 प्लस यानी 18 से 44 इयर्स तक की उम्र का जो ग्रुप है उसकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो आज से शुरू हो गई है। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं, 5 सेंटर्स हैं मुंबई में जहां वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ये चलेगा। और आप खुद देखिए इस पूरे रूम में, आप देखिए कि लोग भरपूर संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आज हालांकि नवजोत सिर्फ 200 लोग हैं जिनको वैक्सीन दी जाएगी पूरे सेंटर्स में, यानी 5 सेंटर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी 1000 वैक्सीन आज मुंबई शहर में दी जाएंगी। यहां पर जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई तो मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मौजूद थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद सावंत मौजूद थे, शिवसेना के जो नेता है, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र तो वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, पूरे पुरजोर तरीके से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को वो आगे चला रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि अगर और वैक्सीन दी जाए तो फिर वैक्सीनेशन ड्राइव आसान हो जाएगा। साथ ही साथ अरविंद सावंत ने यह भी कहा कि कोविन जो ऐप का वो है वो पूरी सेंटर के पास उसका कंट्रोल है, वैक्सीन का कंट्रोल सेंटर के पास है। अगर स्टेट को और कॉर्पोरेशंस को भी राइट्स दिए जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन और ज्यादा आसान हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थलों पर अगले आदेश तक उनको बंद करने का फैसला लिया है। चुनावी नतीजों से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आंशिक बंदी ने दस्तक दे दी है, यानी चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में अब कोरोना को लेकर चिंता और एक्शन शुरू हो गया है। यही वजह है कि प्रदेश में अब आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बंगाल सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक जमावड़ों पर रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान कुछ चीजों को छूट भी दी गई है, जैसे बाजार हाट सुबह 7 से 10 और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी, ऑनलाइन सर्विस जारी रहेगी। दवाइयों और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। बंगाल में ये पूरी कवायद कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,411 नए केस आए और 24 घंटे में कोरोना से 96 लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात बंगाल में कोरोना का संक्रमण दर है, क्योंकि टेस्टिंग के लिहाज से देखें तो प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। एक दिन में बंगाल में कोरोना के 53,000 टेस्ट हुए और 17,411 नए मरीज मिले। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बरती गई लापरवाही अब प्रदेश पर भारी पड़ती जा रही है। इसलिए काउंटिंग के दिन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की तैयारी की जा रही है। हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल सुनिश्चित किया जाए। किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार न हो। बहरहाल इन कोशिशों और तैयारियों के बीच कोरोना का खतरा बंगाल को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, और अगर इसकी रफ्तार पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो प्रदेश में हालात गंभीर हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना का तांडव जारी है। 24 घंटे में नए मामलों का आंकड़ा पहली बार 4 लाख के पार पहुंचा है। मौत के आंकड़े में कमी आती नजर नहीं आ रही है। उम्मीद सिर्फ टीके पर है, जिसकी कामयाबी पर भी सवाल उठ रहे हैं। रो रहे हैं रिश्तेदार, बेहाल हो रहे हैं तीमारदार। ऑक्सीजन की मारामारी है तो एक सांस की लड़ाई है, लेकिन कोरोना है कि कहर बरपाने से बाज नहीं आ रहा। आंकड़े बेहिसाब बढ़ रहे हैं, हर रोज नए केस सीमाएं लांघ रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहली बार कोरोना के नए केस 4 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,01,993 नए केस। देश में 24 घंटे में 3,523 मौत। देश में कोरोना के 32,68,710 एक्टिव मामले। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमने नहीं जा रही। कोरोना अभी और कहर ढाने वाला है, और इसे थामने का अब एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन।
आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन पहले ही दिन टीके की किल्लत से कई राज्यों को जूझना पड़ रहा है। 3 लेयर का तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहला ये है, एक दूसरा गेट पे है और तीसरा सामने आप देख सकते हैं। ये इतना मैसिव पुलिस प्रेजेंस यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि सुबह सवेरे से लोग आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आज उनको भी वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन पहले ही पीएमसी ने कह दिया है वैक्सीन बहुत कम है। सिर्फ 5 सेंटर्स हैं मुंबई में आज जहां पर वैक्सीनेशन चलाया जाएगा। दिन के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करी जाएगी। देश के कई राज्यों ने टीकाकरण के तीसरे फेज के लिए पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको उन राज्यों के नाम बता देते हैं जो फिलहाल वैक्सीन की सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। हमारे राज्य ने 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है और हमारे इसमें ही एक जो आंकड़ा है 5,44,000 इतना आंकड़ा हमने एक दिन में वैक्सीनेशन का जो क्रॉस किया है, मुझे लगता है वो हमारे राज्य में ही, हमारे में ही वो एक अलग विक्रम हमने निर्माण किया है। देखिए, पूरा राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की रिफिलिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं और विगत कुछ दिनों में हम सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप भी किया है। 15 मई तक हमको भारत सरकार ने 10 करोड़ भारत टेक से और 2 करोड़ सीरम से